नमस्कार छात्रों, मैं राकेश कुमार। मैं सत्यवंती उच्च विद्यालय कारीसभा में +2 शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इतिहास जो है वर्ग 12वीं के इतिहास जो पढ़ना है वो है भारत के कुछ विषयों के बारे में। तो जैसा कि आपने अध्ययन कर चुके हैं कि पहला जो चैप्टर था आपका कि वो ईंट मनके तथा अस्थियां, और दूसरा जो चैप्टर था राजा किसान और नगर, और तीसरा जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बंधुत्व जाति तथा वर्ग। जैसा कि आपने देखा कि पहले जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर में आपको अध्ययन करना था हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, जो भारत में पहली सभ्यता विकसित हुई थी, उसके बारे में हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं। उसमें ईंट मनके तथा अस्थियों का प्रयोग करते हुए और उसके साक्ष्यों को, पुरातत्वों का जो सहारा लेते हुए हमारे देश में जो पहली सभ्यता थी, पहली जो संस्कृति थी, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राजा किसान और नगर, किस तरह से आरंभिक साम्राज्य का गठन हुआ। 16 महाजन जो पद थे वो एक साम्राज्य विकसित होने के कारण मगध साम्राज्य सर्वशक्तिमान साबित हुआ, और वह कैसे 16 महाजन पदों को अपने अधीन करके एक साम्राज्य की स्थापना की, और उसमें किसान की क्या भूमिका थी, और फिर नगर कैसे विकसित हुए उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। और यह क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको कम समय में सभी जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको पूरा करना है, और आपको ध्यान केंद्रित करना है 12वीं के परीक्षा पर, जो कि आपको फरवरी 2022 में होने वाली है। तो उसमें आपको क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसका अध्ययन करें, और उससे हम जो अटेम्प्ट है, जो आता है क्वेश्चन, उसको हम देखें और उसको हम बना करके हम अपने अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकें, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इस क्रम में मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों को बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि किस तरह से यह जो सामाजिक पृष्ठभूमि है भारत की, वो आरंभिक जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि इसको, इस जो चैप्टर का नाम है, जो कहीं अन्य किताबों में देखेंगे कि सामाजिक इतिहास के बारे में इसमें चर्चा की गई, आरंभिक सामाजिक इतिहास के बारे में। लेकिन जो आपका मूल जो बुक है वो है BTBC का या फिर आपका ACERT का द्वारा जो निर्धारित बुक जो है 12th क्लास के सिलेबस के लिए, उसमें जो इस चैप्टर का नाम है आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और दूसरे किताबों में देखेंगे, भारतीय में देखेंगे, तो उसमें लिखेगा कि सामाजिक इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इसमें अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आप देखते हैं इसमें कि आरंभिक समाज के बारे में, तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया गया है। और मुख्य तौर पर जो समय सीमा निर्धारित की गई है इस चैप्टर के लिए, वो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक है। तो आप इस चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं अब हम लोग क्या कि बंधुत्व जैसे ही हम लोग इस चैप्टर का जो सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, तो हमें यहाँ की जो ग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ है महाभारत और रामायण, उससे जो हमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का विवरण जो हमें प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं क्या कि आरंभिक जो समाज था हमारा कैसा था, और किस प्रकार से आपस में एकजुट होकर एक समुदाय विभिन्न समुदायों के साथ कैसा संबंध था, और कैसे वह मिलजुल कर अपने शासन व्यवस्था को, अपनी सामाजिक जो पृष्ठभूमि थी, सामाजिक जो कार्यकलाप थे, वो कैसे निभाते थे, उसको हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो हमारा साहित्यिक जो स्रोत है वो है महान ग्रंथ जो है महाभारत है। और इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो खास करके महाभारत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो सामाजिक प्रक्रिया प्रचलित थी उस समय, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी पृष्ठभूमि को लेकर के हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम मुख्य तौर पर प्रश्नों पे आएंगे, और उस पर देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें एक चित्र के माध्यम से मानचित्र है, वो बताया जा रहा है कि पूर्व पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती जो स्थान थे किस आधार पर था, कैसे था, और परिवार और बंधुत्व
के लिए जो प्रयुक्त शब्द हुआ करते थे वह पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक जो होता था। उपनिषद में मातृ नाम जो आए हैं, कहीं कहीं पर पितृसत्तात्मक जो व्यवस्थाएं थी वहां पर पिता की भूमिका अधिक थी, मातृ में माता की भूमिका अधिक थी, और यह उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। और इस क्रम में आप इसका भी थोड़ा सा मानचित्र के आधार पर अध्ययन कर लेंगे तो देखेंगे महाभारत के काल में जनपद जो हुआ करते थे, जनपद में आप देखेंगे गंधार, केकय, खांडव, शल्य, शिविर, मत्स्य, निषाद, चेदी, मालवा, अस्मक और कलिंग, कुशीनगर, विदेह, अंग, वैशाली, चेदी, पंचाल, कुरुक्षेत्र, इस तरह के जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको कंटेंट्स में जब मिलेगा डिस्क्रिप्शन में तो यह मानचित्र आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप में मिलेगा। आप इस मानचित्र को अध्ययन कर लेंगे तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि महाभारत के काल में कौन कौन से जनपद हुआ करते थे। और एक चित्र दिया गया है, एक है भागवत गीता से संबंधित है। तो भागवत गीता से संबंध में जब होता है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि कौन से महाग्रंथ से लिया गया है भागवत गीता, तो वह आता है महाभारत ग्रंथ से। और इसकी रचना किनके द्वारा की गई है तो वह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है। और इसमें मुख्य तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत के रूप में लिया गया है, सामाजिक इतिहास के बारे में जानने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो यह मुख्य जो भूमिका निभाती है वो है हमारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है क्या कि जो श्लोक थे वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पड़े हुए थे, एक जगह संकलित हमारे समाज को महाभारत नहीं मिल पाया। तो वो विदुषियों के द्वारा जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो श्लोक प्रचलित थे उनको एकत्रित करके एक महाभारत ग्रंथ का रूप दिया गया विदुषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। और इसकी रचनाकार जो माने जाते हैं वेद व्यास को माना जाता है। लेकिन यदि आप गहनतः इतिहास और हिस्ट्री की जब अध्ययन की जाती है तो देखा जाता है कि कहीं कहीं व्यास जो शब्द आता है वो आता है विद्वानों के लिए चर्चा में लाया जाता है। तो किन्हीं परिस्थितियों के बस में जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा हो सकता है कि महाभारत की रचना नहीं की गई हो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भिन्न भिन्न स्थलों से श्लोकों का एकत्रित किया गया, समायोजित करके एक ग्रंथ का रूप दिया गया। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति के द्वारा न लिख करके बहुत सारे विदुषियों विद्वानों के द्वारा लिखी गई हो और उसे एक जगह संकलित करके जो संकलन का कार्य किया गया। जब इतिहास का लेखन होने लगा तो भिन्न भिन्न स्थलों से श्लोकों को लेकर के एक लाख श्लोकों को एकत्रित करके महाभारत का निर्माण किया गया। और महाभारत में खास तौर से जब आप देखेंगे, आप शायद टीवी सीरियल वगैरह में आप देखे होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसे संबंध बनता है, युद्ध के बाद भी बनता है, शादी विवाह के बाद बनता है, जो संबंध बनते हैं, पारिवारिक संबंध बनते हैं, उससे भी राज्य साम्राज्य का विस्तार होता है। तो खास तौर पर इस ग्रंथों में या कहा जाए कि महाभारत के ग्रंथों में सामाजिक पृष्ठभूमि को ज्यादातर दिखाया गया है और किस तरह से उस समय के लोग आपस में साम्राज्य का निर्माण करते थे और साम्राज्य में शासन कैसे चलाते थे और किस तरह से लोग आपस में अपने आप को संबंधित रखते थे, इनकी घटना को इसके दौरान बताई गई है। अब इस पुस्तक में जो बिंदु बने हैं वह करीब करीब आपको बने हैं 7 बिंदु हैं। उसको छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करता जा रहा हूँ। जैसे बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। इस बिंदु के अंतर्गत बंधुता एवं विवाह के अंतर्गत इसमें जो आए हैं परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी क्या है, पितृवंशिक व्यवस्था का आदर्श जो है वह भी हमें प्राप्त होता है। विवाह के नियम, स्त्री का गोत्र, क्या माताएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी, इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। जिसमें कि आप देख पाएंगे कि इसमें परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है कि परिवार कैसे थे और किस तरह से रहते थे। तो जब आप देखेंगे तो देखते हैं आप कौरव और पांडव की चर्चा की गई है महाभारत में। तो पांडव में कितने परिवार के सदस्य? 5 पांडव पुत्र थे और एक कुंती और जो पांडव की मां हुआ करती थी और एक द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी हुआ करती थी। तो किस तरह से एक परिवार और कैसे परिवार का निर्माण होता था उसको आपने इस
अध्याय के जो महाभारत है उसके अंतर्गत यह इसमें चर्चा की गई है। दूसरी तरह जो पितृवंशी व्यवस्था का आदर्श था, यहाँ पिता का महत्व अधिक हुआ करता था, इस आदर्श को इसके अंतर्गत बताया गया है। और विवाह के जो नियम होते थे, जो विवाह के नियम गंधर्व विवाह हुआ करता था, 8 विवाह के प्रकार होते थे, जो कि सामाजिक जो सोशल साइंस है आपका सोशियोलॉजी है उसके अंतर्गत में पूरे विस्तार से पढ़ना है। केवल आप जान जाएं कि विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। मनुस्मृति जो संहिता बनाई गई थी सामाजिक क्रियाकलापों के लिए, उसमें 8 विवाह की चर्चा की गई है। और स्त्री का गोत्र हुआ करता था और किस गोत्र का किससे वैवाहिक संबंध होगा वह भी इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता था। और क्या माताएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो हाँ, माताएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी, माताओं का देवी का दर्जा दिया जाता था और आपस में परिवार एकजुट होकर के रहता था। और उसी तरह से सामाजिक विषमताएं भी, जो तीसरा बिंदु है आपका, तो उचित जीविका, फिर है अक्षत्रिय राजा उचित जीविका के लिए किस तरह से अपने क्रियाकलापों का निर्वहन करते थे और अपने दैनिक जीवन का जो वस्तुएं था वो किस प्रकार से प्राप्त करते थे। कृषक थे, कुछ लोग शिकारी थे, कुछ लोग व्यापार में जुटे हुए थे, कुछ लोग अपने पारंपरिक स्रोतों जैसे राजा का जो कार्यकाल होता था उसमें उनका सहायता करते थे। तो इस तरह से उनकी उचित जीविका के रूप में इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा की गई है। एक आता है अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा भी हुए करते थे, लेकिन ऐसी परंपरा बनी है कि जब भी राजा बनता था तो क्षत्रिय होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय में कुछ उदाहरण जो मिले हैं वो अक्षत्रिय राजा के रूप में भी मिले हैं। जैसे आप चंद्रगुप्त को देख लीजिए, इनको कहा जाता है कि यह ऋषभ कुल के थे या क्षत्रिय कुल के नहीं थे। फिर और जैसे महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनको भी बताया गया कि यह क्षत्रिय कुल के नहीं थे। तो ऐसा मिलता है चर्चाओं में कि उस समय में जो राजा हुआ करते थे कोई जरूरी नहीं था कि वो क्षत्रिय ही हो, अपने कर्मों से वो अपने आप को राजा साबित करना या शक्तिशाली साबित करना होता था, तो वह क्षत्रिय होकर के भी राजकाज संभालते थे और राज्य करते थे। उसी तरह से जाति और सामाजिक गतिशीलता थी, तो उसमें देखा जाए तो जाति और सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया है कि जाति जो था वह जन्म के आधार पर था और फिर कुछ समय बाद उसके पहले था जो वेद की रचना जब की गई थी उस समय कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वह जन्म के आधार का रूप लेता गया। और जो सामाजिक जो गतिविधि बनी वह गतिशील होते गए। गतिशील का मतलब वो ठहराव नहीं हुआ, वो समय समय पर उसमें परिवर्तन आता गया। और जाति और सामाजिकता का जो गतिशीलता के कारण क्या हुआ कि उनका पूर्णतः विकास होते चला गया। और 4 वर्णों के परे एकीकरण था। देखिए इसमें एक जो यह बिंदु है, जैसे 4 वर्ण निर्धारित किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, समझ गए। इसके बाद भी एकीकरण था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के लिए कि वह चारों वर्ण था जो अपने पारंपरिक पेशों को अपना करके एक मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण किया था। तो यहाँ पर इस बिंदु के अंतर्गत यही बताने का प्रयास किया गया है कि वहां पर 4 वर्ण थे फिर भी एकीकरण था, समझ गए। जैसे ब्राह्मणों का काम था क्या, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था राजकाज संभालना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य का क्या काम था कि वहां के व्यापार या जो कृषि कार्य थे उसको संभालना। और शूद्र वर्ग का था मजदूरा या जो उनकी सहायता में जो कार्य किए जाते थे, जैसे मजदूरी का काम करना या छोटे छोटे काम जो समाज में विभाजित थे उस काम को करना। तो यह 4 वर्ण होते हुए भी वह एक रूप में एकीकरण के तौर पर उस समय स्थापित था, जो कि एक कहा जाए कि उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और एक था 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि 4 वर्ण थे तो कहीं कहीं अधीनता और संघर्ष दोनों को देखा गया है। कहीं अधिक शोषण होने लगा तो वहां संघर्ष भी किया गया कमजोर वर्गों के द्वारा। तो यह छोटी मोटी घटनाओं के साथ हुआ, लेकिन ऐसा देखा गया कि 4 वर्ण होते हुए भी हमारा समाज एक संतुलित समाज था, मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था और एकीकृत रूप को अपना करके एक बड़ी उपलब्धि के रूप में उस समय समाहित था, या कहा जाए कि वो स्थापित था। इस तरह से आगे बिंदु पर जब देखेंगे
तो जन के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार थे। समझ गए? संपत्ति पर जो अधिकार था स्त्री का अलग था और पुरुष का अलग था। जैसे पितृसत्तात्मक था तो उसमें पिता का, पुरुष का अधिकार था, और जहां मातृसत्तात्मक था वहां पर माता का ज्यादा अधिकार था। तो इसके अंतर्गत वर्ण और संपत्ति के अधिकार, इसमें वर्ण और संपत्ति के अंतर्गत यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जैसे संपत्ति पर जो अधिकार अधिक थे किनका था, वो था आपका क्षत्रिय का और वैश्य का। समझ गए? और जो ब्राह्मण की जो स्थिति थी वह थी शिक्षा देने का। तो उसमें पहले तो यह संपत्ति से उतना जुड़े हुए नहीं रहते थे, लेकिन बाद में जब कालांतर में इनकी स्थिति बदलती गई गतिशील होने के कारण, तो इनका भी संपत्ति पर अधिकार रहा। लेकिन जो चौथे वर्ग थे शूद्र वर्ण का, उनका संपत्ति पर अधिकार नहीं था। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, इसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया है कि उस समय के जो संपत्ति थे या भौतिक सुख सुविधाएं थी, या फिर कहा जाए कि उस समय के जो मूलभूत जो भौतिक व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए जो मुद्राएं या फिर कहा जाए धन संपत्ति का हो, तो उसमें अधिकतर जो था 3 वर्गों का ही था। उसमें सर्वोपरि था क्षत्रिय का, उसके बाद था वैश्य का। लेकिन जब कालांतर में जब गतिशील ब्राह्मण समाज भी अपने आप को राज्यकाल से जोड़ने का भरसक प्रयास किया जाने लगा, तो वह भी संपत्ति को अपनाने का एक प्रारूप तैयार किया गया और उसके आधार पर इनका भी अधिकार होता चला गया। तो इसको विभिन्नताओं के आधार पर दिखाया गया कि किन किन वर्णों को कैसे और किस स्थिति में संपत्ति पर अधिकार प्राप्त है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध, इस बिंदु के अंतर्गत दिखाया गया है कि इतने विषमताओं के बावजूद भी बंधुत्व का कैसा लगाव था और किस तरह से स्थापित किया गया था, और इसके आधार पर इस विषमताओं की व्याख्या वहां पर विस्तार से की गई है कि क्षत्रिय कुल का क्या कार्य था, ब्राह्मण कुल का क्या कार्य था, वैश्य का क्या कार्य था और शूद्र का क्या कार्य था। उनके जो कार्यक्रम थे उनको किस तरह से बांट करके रखा गया था और कैसे उनको समाज में उनके जो स्थितियां थी वो कैसे बताई गई थी। साहित्यिक स्रोतों के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोतों में भाषा और विषय वस्तु, जैसे आप देखेंगे महाभारत की रचना तो ब्राह्मी लिपि में भी मिलती है, खरोष्टी में, संस्कृत में, और हिंदी में नहीं मिलता है, आपको मूल रूप से संस्कृत में मिलता है। तो भाषा के रूप में भी देखा जाता है, तो वहां पर भाषाओं में भी विविधताएं थी। लेखक और तिथियां का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। लेखक के बारे में मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं वेद व्यास को महाभारत की रचना काल का माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जब इतिहास के अंतर्गत तकनीकी उपयोग होने लगे और भिन्न भिन्न स्थानों से श्लोक मिले, उसको एकत्रित किया गया, तो ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि एक व्यक्ति के द्वारा न लिख करके कई एक लोगों के द्वारा लिखा गया है। यानी व्यास की जो शाब्दिक अर्थ निकाली जाने लगी वह विद्वान और विदुषी के रूप में, तो अन्य जगहों पर, अन्य भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्वान हुए और वो सामाजिक गतिविधियों को कैसे श्लोकबद्ध किया और श्लोकों में उसका रचना करते हुए उन समय के प्रचलित जो कार्यकलाप थे उनमें उनकी कैसे भागीदारी रही वो इकट्ठा किए। तो ऐसा माना जाने लगा कि इतिहास कार के द्वारा नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए ऐसा माने जाने लगा कि जो महाभारत की रचना है वो एक व्यक्ति के द्वारा न होकर के कई विद्वानों के द्वारा की गई है। और इसी के द्वारा जो उस समय के जो तात्कालिक जो परिवेश थे, सामाजिक जो गतिविधियां होती थी, सामाजिक जो क्रियाकलाप होते थे, उसका जो सदृश खोज इस ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से किया जाने लगा और एक गतिशील ग्रंथ के तौर पर महाभारत को देखा गया है। क्योंकि अभी तक जो भी साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए हैं पूरे विश्व के बारे में ऐसा चर्चा की जाने लगी है कि जो अभी तक महाभारत और रामायण में जो सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया गया है वो अभी तक के विश्व के किसी भी महान ग्रंथों में ऐसा सामाजिक इतिहास के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो इसलिए इसको गतिशील ग्रंथ के तौर पर भी देखा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ बिंदु हैं उस पर आप लोग कंटेंट्स में स्पष्ट तौर पर देख करके अध्ययन कर लीजिएगा कि किस तरह से कौन सी काल में कौन से जो ग्रंथ थे उसको
किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं 500 ईस्वी पूर्व में पाणिनि जो लेखक थे उसने अष्टाध्यायी का रचना की थी। वह पूरी तरह से व्याकरण था। और 500 से 200 ईस्वी पूर्व के बीच में धर्मसूत्र, लेकिन उनके लेखक का पता नहीं चल पाया है। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और उसी तरह से महर्षि वेदव्यास ने, जो यहाँ पर व्यास लिखा हुआ, महाभारत की रचना की उसका काल कब तक था? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। काल का स्पष्ट निर्धारण हमें नहीं मिलता है, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। उसी तरह से मनु के द्वारा मनु स्मृति, यह एक सामाजिक संहिता थी। किस तरह से समाज में जो अभी कैसे चलता है कि भारतीय कानून संहिता से चलती है, कोड ऑफ कंडक्ट से चलती है, कि किस तरह से किस कार्यों का निर्धारण कौन करेंगे, उनके लिए किनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा, किनके लिए जवाबदेह होंगे। तो यह सारी जो सामाजिक संहिता का निर्माण किया गया था वह मनु के द्वारा मनु स्मृति की रचना की गई थी। और इसी को एक कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता कहा जाता था। और इसी को राजा ने अपना करके सामाजिक जो गतिविधियां होती थी, सामाजिक जो कार्यकलाप होते थे, उसको अपनाया जाता था और उसी के आधार पर कार्य करवाया जाता था। उसी तरह से याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की, नारद ने नारद स्मृति की रचना की। कभी कभी प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रंथ और लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, मनु स्मृति की रचना किसने की। उसी तरह से नीति शास्त्र की रचना किसने की? कामंडक ने की थी। और चरक जो है शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में चरक महोदय ने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। और उसी तरह से भरत, नाट्य शास्त्र की भी जब होता है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, तो भरत ने की थी। और कब के बारे में ज्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको इससे प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप सही जवाब दे पाएंगे। इसमें कुछ दिए गए हैं कि जैसे प्रथम चरण में 8,800 श्लोक, द्वितीय चरण में 24,000 श्लोक और तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। तो लिखने का भी जो क्रम यहाँ देखने को आया, इतिहास को खोजने के क्रम में पाया गया इस तरह से। और उसी तरह से देखिए महाभारत का प्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद था, इसमें भी कंट्राडिक्शन है कि मोहन बांगली ने किया। फिर द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद मनमंथ नाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच की। और तृतीय जो अंग्रेजी अनुवाद है वर्तमान में प्रोफेसर विवेक देवराज द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कंटेंट्स को देख लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर पकड़ हो जाएगा। इसके बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास के बारे में हम बताते हैं, देते चलेंगे। यह टेबल है, एक समय सारणी का एक मैंने दिया है, आप इसको अध्ययन कर लेंगे और देखेंगे। बोलने के क्रम में होगा कि छूट जाएगा, लेकिन आप कंटेंट से डिस्क्रिप्शन से जाकर के इसको आप पीडीएफ फॉर्म में है आप कर लेंगे तो आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको जैसे है कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व में पुराणों का संकलन संस्कृत में हुआ, उसी तरह से लगभग 300 से 600 ईस्वी के बीच में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में निर्मित हुए। यानी पहली जो इतिहास की रचना या फिर ग्रंथों की रचना वो संस्कृत भाषा में ली गई। और पांडुलिपि की जब करते हैं तो संस्कृत, उसके बाद आपको ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि में भी लिखी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभिन्न लिपियों में भी इनकी रचना की गई है। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह से वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु इसका महत्वपूर्ण रहा होगा। दूसरा है उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु। तो इन दोनों बिंदुओं को यदि आप देखते हैं तो इसके आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि पितृवंशिकता जो व्यवस्था थी वह महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? वंश परंपरा को नियमित करने के लिए और उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने के लिए। उसी तरह से दूसरा जो प्रश्न आता है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? जैसा कि मैंने आपको चर्चा किया, निश्चित तौर पर होते थे, लेकिन कुछ समयों में क्या हुआ कि क्षत्रिय नहीं भी हुए, क्षत्रिय भी राजा का कार्य किए। जैसे शुंग कर्म में क्या था, ब्राह्मण ने भी राजकाज किए। उसी तरह से चंद्रगुप्त ने भी क्षत्रिय होकर न रह करके भी
राजा का कार्य किया। तो यह इसका जवाब हुआ आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, चर्चा के निश्चित रूप से नहीं भी होते थे, क्योंकि ऐसी जो उदाहरण मिले हैं ग्रंथों में, इससे पता चलता है कि समय समय पर क्षत्रिय और ब्राह्मणों के द्वारा भी, ब्राह्मण जो हुआ करते थे उनके द्वारा भी राजकाज चलाया गया था। अब इसमें देखें कि द्रोण और हिडिंबा, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की जो कथा है, आपका जो बीटीबीसी बुक है यही प्रश्न पूछा गया है कि इसका तुलनात्मक उत्तर देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक गतिविधि किसके द्वारा, द्रोण के द्वारा, द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु हुआ करते थे उनके द्वारा एक कथा लिखी गई थी। हिडिंबा और मातंग के बारे में जो बिंदु आए हैं उसके बारे में लिखी गई थी। तो हिडिंबा कौन थी? हिडिंबा भीम की पत्नी थी, ठीक है, और मातंग एक ऋषि मुनि की पत्नी थी, जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हिडिंबा और भीम की शादी हुई, गंधर्व विवाह को अपना करके। और उससे क्योंकि हिडिंबा कौन थी, वह राक्षस कुल की थी औरत। और जब एक समय ऐसा था कि जब वनवास में थे पांडव, तो एक वन में रात्रि विश्राम कर रहे थे, उसी दौरान एक हिडिंबा जो थी राजसी कन्या, जो भीम से मोहित होकर के उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनका भाई उसका विपक्ष था, भाई को भीम ने मार डाला और उस तरह से फिर विवाह हिडिंबा का भीम के साथ हुआ। तो इस क्रम को इसमें दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से भिन्न भिन्न जाति या भिन्न भिन्न समुदायों के होते हुए भी विवाहिक संबंध कैसे बनते थे, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखें, इसमें है मातंग की कथा और धार्मिक मापदंड। जो मातंग के बारे में जो लिखा गया है, बोधिसत्व बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया था मातंग ने, और कैसे वह चंडाल का जब पूरी तरह से आप विवरण पढ़ेंगे आगे के इतिहासों में, तो चंडाल किसको कहा जाता था? जब विवाह की व्यवस्था बनी थी तो उसमें निम्न कुल का यदि वो पुरुष हो और उच्च कुल का महिला, जैसे ब्राह्मण महिला यदि निम्न कुल के शूद्र पुरुष से यदि विवाह करता है, उससे जो पुत्र पैदा होते हैं उसको चंडाल कहा जाता था। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया है, अभी इन पुस्तकों में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आगे के जब इतिहास पढ़ेंगे क्लासों में तो इस तरह की पढ़ने को मिलता है। तो उस आधार पर इसमें यह धार्मिक जो मानदंड थे उसको इसमें बताया गया है, और लेकर के आप पढ़ेंगे और 1 से 2 बार 3 बार आप जब पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से स्पष्ट हो लेंगे और आपको जवाब देने में आपको सहूलियत होगी, सरलता से आप जवाब दे सकेंगे। और देखिए, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज में उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भी थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित है। एक पुरुष सूक्त में जो प्रश्न पूछा जाता है कि किस सूक्त में वर्णों का वर्णन मिलता है, तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो इस आधार पर बौद्ध उससे कैसे भिन्न थे, क्योंकि बुद्ध भगवान ऐसे नहीं बने थे, उन्होंने वह भी एक राजा का पुत्र हुआ करते थे, और जब क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जाते थे तो वहां दुखों का पहाड़ मिलता था, बहुत सारे दुख वहां पर उनको मिल जाता था, रोते हुए, गरीबी के कारण। तो इस आधार पर उन्होंने जो पुरुष सूक्त में जो वर्ण की व्यवस्था की गई थी उसको थोड़ा सा उसने विरोध किया और कहा कि नहीं, ऐसे जो व्यवस्था है वो सही व्यवस्था नहीं है, इसमें मानवों का कल्याण नहीं हो सकता है, और इस तरह से उसमें भिन्नता पाई जाती है। उसी का वर्णन इसके माध्यम से किया गया है। अब आप देखिए, इसी तरह से कई प्रश्न हैं, आपको अब देख लेना है। आप 9 या 10 प्रश्न हैं आपके, और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि आपका जो 50% जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका 100 नंबर का है तो 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। वैकल्पिक जो है उसमें से एक को आपको चुनना होगा। तो हमने प्रयास किया है क्या कि जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर लाए हैं, और आप यदि इसका अध्ययन कर लेंगे तो इस चैप्टर से इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। हमने देखा है कि महाभारत के इर्द गिर्द इस चैप्टर से प्रश्न घूमते हैं, और उसी के बारे में पूछा जाता है कि कितने श्लोक हैं, इनका किसने रचना की, और इसको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किए हैं।
तो आप 19 क्वेश्चन है आपको हम डील कर देते हैं ताकि आपको सुन करके याद हो जाए। जैसे कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो देखिए 102वें अध्याय में, यहाँ पर हम आपको उत्तर भी दे चुके हैं। इसी तरह से अम्बा बालिका किसकी पत्नी थी? तो विचित्र वेदी की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, तो इसमें सभी थे, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, मतलब डी वाला है, तीनों थे जो कि महर्षि व्यास के पुत्र थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का था। उसी तरह से भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह संपन्न किया था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों जो भाई थे उनकी पत्नी थी, इसलिए इनको पांचाली भी बोला जाता है। और उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता का महत्व किसने विचार व्यक्त किए हैं? इसमें महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी इस पर विचार व्यक्त किए थे। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था वो कितना दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता था। यहाँ पे भीष्म लिखा गया। भीष्म पितामह जो हुआ करते थे उनको गंगा पुत्र कहा जाता था क्योंकि उनकी माता का नाम गंगा था। ठीक है। और उसी तरह से देखिए आप इसमें ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश थे, वशिष्ठ पुत्र सतकर्मी ने विवाह के संबंध किस सबस के साथ जुड़े थे? तो इसमें था किनका था? शक के साथ जोड़ा गया था। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जैसे अभी हमने बताया था शांति पर्व में मिलता है वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था जो है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। देखिए यहाँ चारों का मिलता है लेकिन सर्वप्रथम किसका पूछा गया है? तो शूद्र का मिलता है। उसी तरह से चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वह नगर में जाते तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। एक किसका कथन था? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक फायान चीनी जाति था, उसने यहाँ भ्रमण किए थे और इनके बारे में यह लिखा गया है कि चंडाल जब भी किसी क्षेत्र से गुजरते थे तो वो आवाज करते हुए गुजरते थे कि ताकि उनका जो है देखने के का दोष भी, यानी सोच लीजिए देखना भी उनके ऊपर लगता था कि यह अधार्मिक प्रवृत्ति का हो, अधार्मिक रीति का हो गया। तो इस तरह से भी व्यवस्थाएं थी उस समय। उसके अंतर्गत दुर्योधन के माँ का नाम गांधारी। उसी तरह से निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? मानेश्वर। ये सब प्रश्न कभी न कभी किसी भी, और 12वीं के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, यह प्रश्न आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य है क्योंकि यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यह जो आरंभिक समाज था भारत का उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है और किस तरह से समाज में जो कृतियां या कार्य चल रहे थे उसके बारे में वर्णन मिलता है। उसी तरह से देखिए महाभारत की रचना किसने की? तो यहाँ वेद व्यास ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 19। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। तो यहाँ पर हमने 19 प्रश्न जो सेट बनते थे पूर्व में पूछे जा चुके थे और लगता है कि अब भी पूछे जाएंगे क्योंकि इससे जो इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो महाभारत के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग आपके लिए एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क के तौर पर है। आप जब पूरा अध्ययन करेंगे ये जो कंटेंट है उसी से रिलेटेड है, आप इसमें देखेंगे तो आपको पूरा का आंसर आपको 2 लाइन में 3 लाइन में देना है और यह शॉर्ट है जो है क्वेश्चन है। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए जो है, देखिए यह जो है आप इस चैप्टर से संबंधित स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप स्मार्टफोन चलाते हैं, यूट्यूब पर भी जाते हैं तो देखिए यह जो लिंक है दिया हुआ टेस्ट लिंक है आपका, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे या फिर आप इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपका एक टेस्ट फॉर्म खुलेगा। उसमें आप अपना नाम, विद्यालय का नाम, रोल नंबर देते हुए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप उत्तर देंगे और अंत में आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना दिया गया प्रश्न सही है और उसके उत्तर भी दिखने लगेंगे। आपको व्यू में जब जाएंगे तो टेस्ट व्यू में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमने 20 क्वेश्चन में कितने सही बनाए। ठीक है, तो इसको आप देख करके आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न बनाए गए हैं उसमें मैं कितना दक्ष हुआ हूँ।
तो इसको आप यहाँ से भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट से, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पर जब यह वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वहां से आप देखेंगे कि उसमें लिंक दिया हुआ रहेगा। पीडीएफ जब आप खोलेंगे तो उसमें यह लिंक दिया गया है, उसको आप टच करेंगे। इसको टच करेंगे तो किसी किसी के मोबाइल में डायरेक्ट खुलेगा, किसी किसी के मोबाइल में कॉपी करने के लिए कहेगा, कॉपी जा करके सर्च इंजन पे आपको क्लिक करना है, और QR कोड खोलेंगे तो डायरेक्ट आपका जो टेस्ट का जो लिंक है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप कर लेंगे तो आप इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व में या पूछे जाने वाले हैं, इसका मैं संभावित प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्णतः इसको अध्ययन करके 100 में 100 मार्क्स लाएंगे इसमें, इस चैप्टर से। और इसी तरह से मैं आगे की कड़ी में जो भी मैं चैप्टर लेकर के आऊंगा इतिहास के क्रम में, तो आपको इसी तरह की प्रारूप में आपको क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, टेस्ट लिंक भी दे देंगे, ताकि आप इसमें पूरी तरह से एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके आप पूरे अपनी दक्षता को विकसित कर लेंगे, और पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर जो है आसानी से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इसी के साथ आज की शुभकामना देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।